फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो अभी आपका सिर्फ कितना चैप्टर बचा है। सीएस प्रोफेशनल का रिवीजन जो मैं 30 मार्क्स का करा रहा था, उसमें से सिर्फ टैक्स ट्रीटी आज ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद सिर्फ एक चैप्टर बचा है जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, जिसमें से मेजॉरिटी जो बड़े 3 कंसेप्ट है, एक मैट, एक एएमटी, एक सेक्शन 115 बीए वो वाला पार्ट भी हो चुका है। मतलब जो आपका एक चैप्टर है उसका सिर्फ आधा पार्ट बचा हुआ है, बाकी सब कुछ आज अपना क्या हो जाएगा, 30 मार्क्स का हो जाएगा। अगर आप मेरे को बोलते हो तो मैं सब चीज़ें एक मर्ज करके एक वीडियो बना के डाल दूंगा, सो इट विल बी इजी टू, आप रेफर कर सकते हो कभी भी। ठीक है, टैक्स ट्रीटी जो चैप्टर है, बड़ा चैप्टर बिल्कुल नहीं है। जो स्टार्टिंग के 10 पेज है वो सबसे ज़्यादा काम के हैं। पीछे तो ज्ञान दिया हुआ है, ज्ञान अपने पास बहुत है, फिर भी थोड़ा देखेंगे, पर स्टार्टिंग के जो 10 चैप्टर है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। टैक्स ट्रीटी का मतलब क्या होता है, इसको सबसे पहले ये समझो, डीटीएए भी बोला जाता है, डीटीए बोला जाता है बेसिकली डबल टैक्स एग्रीमेंट या डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डीटीएए इसको ही बोला जाता है, टैक्स ट्रीटी भी इसको ही बोला जाता है। ये बायलैटरल एग्रीमेंट है, मतलब 2 कंट्रीज के बीच में ये क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। क्यों होता है? ताकि डबल टैक्सेशन अगर हो रहा है एक्टिव और पैसिव इनकम पे, तो उसके ऊपर क्या किया जाए, कुछ काम किया जाए। डबल टैक्सेशन का मतलब क्या है, समझो सर मैं क्या करता हूं, मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं पर मैं 2 महीने के लिए जाके यूएस में काम करता हूं। मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं पर मैं 2 महीने के लिए जाके यूएस में काम कर रहा हूं। सबसे पहले एक और बात बताना चाहूंगा, वो जो लेक्चर्स के मैंने बात की है उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट डाला हुआ है। वो प्लेलिस्ट में सब लेक्चर सीएस प्रोफेशनल के एक साथ आपको रिवीजन लेक्चर मिल जाएंगे। थोड़ा फास्ट हम लोग चलते हैं, पर इतना भी फास्ट नहीं चलते कि आपको कुछ समझेगा नहीं, आपको बहुत अच्छे से समझेगा। देखो मैं क्या हूं, मैं महेंद्र नाम का एक आदमी हूं जो कि इंडिया में काम करता हूं, इंडिया का रेजिडेंट हूं, इतना क्लियर है। मैं 2 महीने के लिए जाके यूएस में काम करके आता हूं। इंडिया में सिंस मैं रेजिडेंट हूं इंडिया का, इंडिया का टैक्स लॉ है वो ग्लोबल इनकम पे मेरी टैक्स लेगा। मतलब जो मैंने यूएस से कमाया, जो मैंने दुबई से कमाया, जो मैंने इंडिया से कमाया, जो मैंने पाकिस्तान से कमाया, कहीं से भी कमाया, मेरे को इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्यों? क्योंकि भाई रेजिडेंट बेस्ड कंसेप्ट है, जहां के आप रेजिडेंट होते हो वो कंट्री तो आपसे टैक्स लेगा। पर यहां से जो मैं यूएस से कमा के आ रहा हूं पैसा, यूएसए की गवर्नमेंट भी तो बोलेगी। क्या बोलेगी सर यूएसए की गवर्नमेंट? यूएसए की गवर्नमेंट बोलेगी कि सर आपने हमारे रिसोर्सेस यूज किए हैं और अगर आप हमारे रिसोर्सेस यूज करते हो तो हमें भी तो कुछ टैक्स दो। और ऑब्वियस ही बात है, देना ही पड़ेगा। तो जो इंडिया है वो रेजिडेंस बेस पे क्या ले रही है, टैक्स ले रही है। कौन से बेसिस पे ले रही है? रेजिडेंस बेसिस पे, कि तुम इंडिया के रेजिडेंट्स हो इसीलिए, रेजिडेंट हो इसीलिए टैक्स भरना है। और यूएस जो है वो सोर्स बेसिस पे टैक्स ले रही है कि तुमने हमारा रिसोर्सेस यूज किया है इसीलिए तुम हमें क्या कर दो, टैक्स दे दो। इज इट क्लियर? 2 कंसेप्ट है, एक है रेजिडेंस बेस, एक है सोर्स बेस। रेजिडेंस का मतलब क्या है, तुम इंडिया के रेजिडेंट हो इसलिए इंडिया में टैक्स भरो। सोर्स बेस मतलब तुम जहां का रिसोर्सेस यूज करते हो तो वहां का क्या करो, टैक्स जमा कराओ। ठीक है, तो मैनी कंट्री जो है उन्होंने क्या किया है, बहुत सारी कंट्रीज ने टैक्स ट्रीटी किया हुआ है एक दूसरे के साथ। क्यों किया है? ताकि डबल टैक्सेशन ना हो। अभी ये जो मैं मिस्टर महेंद्र है उसके साथ गलत नहीं हो रहा है कि इंडिया वाला भी टैक्स ले रहा है, यूएसए वाला भी टैक्स ले रहा है। तो इंडिया और यूएस क्या करेंगे, डीटीएए एंटर करेंगे, मतलब टैक्स ट्रीटी में आ जाएंगे। और ये टैक्स ट्रीटी में क्या बोलेंगे कि ये जो मिस्टर महेंद्र है इसको एक जगह पे हम क्या देंगे, टैक्स से रिलीफ देंगे। कैसे देंगे, क्या देंगे, आगे पढ़ेंगे। समझा? यहाँ पे फिर वही लिखा है, इन एनी कंट्री टैक्स लेवी होता है 2 बेसिस पे, एक होता है सोर्स बेस, एक होता है रेजिडेंस बेस। जो मैंने एग्जांपल दिए हैं वही यहाँ पे कुछ उस हिसाब से लिखा हुआ है जो आप देख सकते हो। इन इंडिया रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो मेन पॉइंट है जिससे क्या होता है, इनकम टैक्स निकलता है। इन केस जो इंडिया का कोई रेजिडेंट है उसको ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना पड़ता है और नॉन रेजिडेंट है उसको सिर्फ कौन से इनकम पे टैक्स देना होता है, जो इंडिया से उनको क्या होती है, मिलती है। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला पार्ट फालतू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चार्ट दिया हुआ है, ये ध्यान से समझो। अगर इंडिया की कोई ऐसी इनकम है जो इंडिया से बाहर क्या हुई है, आउटसाइड इंडिया अर्न हुई है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस टैक्स देखा जाएगा। नॉन रेजिडेंट के हाथ में तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। नॉन रेजिडेंट के हाथ में वही टैक्सेबल होती है जो इंडिया से आपकी इनकम आती है। इनकम रिसीव इन इंडिया, इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया, इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया, इनकम डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया। सिर्फ वो वाली इनकम ही नॉन रेजिडेंट के हाथ में क्या होगी, इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो ये जो बाहर वाली इनकम है ये इसके हाथ में तो नहीं होगी, पर सर रेजिडेंट के हाथ में तो टैक्सेबल होगी, बिल्कुल होगी। तो देखना पड़ेगा क्या वो फॉरेन कंट्री के साथ इंडिया का एग्रीमेंट है।
सर एग्रीमेंट है तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, कैसे मिलेगा? सेक्शन 90 और 90A के थ्रू मिल जाएगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो सेक्शन 91 से रिलीफ मिल जाएगा। अपने को स्टार्टिंग के 10 चैप्टर में यही पढ़ना है, सेक्शन 90 क्या होता है, 90A क्या होता है और 91 क्या होता है, बस। तो यहाँ पे कुछ कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं वो दिया है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 90 पे आते हैं। सेक्शन नंबर 90 क्या बोलता है? इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन की गवर्नमेंट से क्या कर सकती है? एक एग्रीमेंट कर सकती है। एग्रीमेंट क्यों करेगी? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर सकती है। क्यों करेगी? ये रीजन लिखे हुए हैं। सेक्शन 90 बोलता है रिलीफ देता है इन्वॉल्व इन पेइंग टैक्सेस ट्वाइस, मतलब जो आपने पहले टैक्स भर दिए हैं इंडिया में एज वेल एज यूएसए में, तो उसके लिए क्या करती है? रिलीफ देने की बात करती है। सेक्शन 90 ऑल्सो कंटेन्स प्रोविजन विच सर्टेनली एनेबल सेंट्रल गवर्नमेंट टू एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ कोई दूसरी कंट्री, उसको पावर देता है। सेक्शन 90 जो है वो ये फॉलोइंग में से कोई भी रीजन की वजह से क्या हो सकता है? एंटर किया जा सकता है। इनकम ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बोथ अंडर इनकम टैक्स एक्ट एंड फॉरेन का टैक्स, अगर दोनों जगह पे टैक्स हुआ है तो ये एग्रीमेंट हो सकता है। इनकम टैक्स चार्जेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड अकॉर्डिंगली टू द करेस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स दैट कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी टू बूस्ट, मतलब यहाँ पे ये सब फालतू काम लिखा है। इसके लिए क्या हो सकता है? ये आपका एग्रीमेंट एंटर हो सकता है ताकि आप दोनों कंट्री के बीच में म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशन, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का क्या हो सके? बूस्ट हो सके। तीसरा, आपका डबल टैक्सेशन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए आप एग्रीमेंट कर सकते हो। चौथा, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए आप एग्रीमेंट कर सकते हो। जैसे मोदी जी आए तभी बोला था ना कि वो काला धन पड़ा है स्विट्जरलैंड में, करेक्ट है? तो वो टाइम पे अगर एग्रीमेंट दोनों कंट्री करती है तो वो एग्रीमेंट क्यों करेंगे? ताकि एक्सचेंज कर सके इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ। और पांचवा, रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स, जैसे कि विजय माल्या अभी दुबई नहीं, यूके में बैठा हुआ है, तो यूके के गवर्नमेंट के साथ अगर चाहे तो ऐसा कुछ हो सके तो दोनों मिलके क्या कर सकते हैं? एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे? टैक्स का रिकवरी करेंगे। अभी गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा जो फॉरेन वाला आदमी है वो जेन्युइन है, मतलब जिसको हम रिलीफ देने वाले हैं वो रिलीफ का जेन्युइन हकदार है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो रेजिडेंट है और फॉरेन में भी गया हुआ है, सोर्स बेसिस पे भी कमा रहा है, तो उसको एक सर्टिफिकेट लाके देना पड़ेगा जिसका नाम होता है टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट। ये कौन इश्यू करेगा? ये वो देश की गवर्नमेंट इश्यू करेगी, करेक्ट है? तो वो ये सर्टिफिकेट जब लेके आओगे तब माना जाएगा कि तुम क्या हो, वहां पे भी तुमने प्रॉपर इनकम अर्न किया और तुम्हें रिलीफ मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसएससी अगर कोई इंडिया का है तो उसके ऊपर से डीटीएए जो है ना, ये पूरा का पूरा एक कानून जैसा होता है। इसमें अलग टैक्स रेट दिया होता है और इनकम टैक्स जो है इंडिया का वो तो लगेगा ही। तो सर दोनों में से कौन सा लगेगा? या पूरा डीटीएए लगेगा या पूरा इनकम टैक्स लगेगा? तो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है जो दोनों में से ज्यादा बेनिफिशियल होगा एसएससी के लिए, जो दोनों में से ज्यादा बेनिफिशियल होगा एसएससी के लिए, डीटीएए और इनकम टैक्स विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू एसएससी, वो क्या लगेगा? वो एसएससी के ऊपर लगेगा। इन केस ऑफ एसएससी, अगर एसएससी जो है वो रेजिडेंट नहीं है इंडिया का, तो बेनिफिट ऑफ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट और टैक्स ट्रीटी आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन टीआरसी अगर आप लाओगे तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जैसे सेक्शन 90 था, जैसे सेक्शन 90 था, ये ऊपर देखा ना, ये सेक्शन 90, इसमें जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो किसके साथ एग्रीमेंट करती है? वो एग्रीमेंट करती है दूसरे गवर्नमेंट से, करेक्ट है? अभी समझो कोई ऐसा जगह है जहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, जैसे आइसलैंड है, केमन आइसलैंड वगैरह जो भी है ना, तो वहां पे एग्रीमेंट करना हो तो कैसे करेंगे? सेक्शन नंबर 90A के हिसाब से क्या करेंगे? एग्रीमेंट करेंगे। मतलब इंडिया की गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट से ना करके किससे करिए? कोई स्पेसिफाइड टेरिटरी जो आउटसाइड इंडिया है उसके साथ अगर एग्रीमेंट करती है तो कहाँ करेगी? सेक्शन नंबर 90A के सब करेगी। बाकी सब चीज़ें सेम एज इट इज़ है, रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स के लिए, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, अवॉइडेंस के लिए, जो भी मतलब पॉइंट थे वैसे के वैसे ही आसपास पॉइंट है सब कुछ, ठीक है? फिर बात करते हैं सर जो टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट है उसमें क्या होगा। सर टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट में आपको फॉर्म नंबर 10F में 10 याद रहेगा, F भी याद रहेगा, अभी जैसे याद रखना है वैसे कर लो, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या देना पड़ेगा? स्टेटस, आप इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, फर्म हो, क्या हो वो आप बता दो। दूसरा, आप कौन से नेशनलिटी आपकी क्या है, अगर आप इंडिविजुअल तो हो तो, और इंडिविजुअल के अलावा कुछ हो और हो तो आपका इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन कहाँ पे हुआ है वो बता दो। आप जैसे इंडिया में पैन कार्ड होता है वैसे वहाँ पे भी कुछ पैन कार्ड, आधार कार्ड होता रहेगा ना, जिससे आप क्या कर रहे हो? पहचाने जाते हो, आइडेंटिफाई किए जाते हो, वो वाली कंट्री
गवर्नमेंट आइडेंटिफाई जिस डॉक्यूमेंट से आपको करती है वो डॉक्यूमेंट आपको अटैच कर देना है। आप इंडिया में कितने पीरियड तक रेजिडेंशियल स्टेटस था आपका, जो भी था वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, और एसएससी का एड्रेस क्या है फॉरेन में वो आपको बताना है। 5 चीज़ें बतानी है आपका। देखो बहुत ही सिंपल है, आप सबसे पहले कौन हो वो बताओ, आप कहाँ के हो वो बताओ, तीसरा आपका एड्रेस कहाँ पे है वो बताओ, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है वो बताओ, और एक कोई डॉक्यूमेंट अटैच कर दो जिससे वो लोग आपको जानते हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी इंफॉर्मेशन टीआरसी में लिखी हुई है तो उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर आपसे ज़्यादा मांग नहीं सकता, उसमें लिखा है तो पढ़ लो। थर्ड पॉइंट, एसएससी जितनी भी डिटेल देता है उसके रिलेटेड उसके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए, कभी मांगेगा तो आपको देना पड़ेगा। चौथा, जैसे फॉरेनर टीआरसी लेके आ रहा है वैसे इंडिया के बंदे को भी तो कोई टीआरसी बनाना पड़ेगा अगर वो फॉरेन से रिलीफ लेने जाता है। तो वो केस में वो 10FA में क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा, और आपको इंडियन गवर्नमेंट का असेसिंग ऑफिसर आपका एप्लीकेशन क्या करेगा, चेक करेगा और सेटिस्फाई होगा तो फॉर्म नंबर 10FB में आपको क्या कर देगा, सर्टिफिकेट दे देगा। 3 फॉर्म थे, 10F था, 10FA था, 10FB था। 10F में क्या कर रहा है, फॉरेन टीआरसी का बेसिकली डिटेल डालना है। 10FA में अगर इंडिया वाला, और 10FB में आपको इश्यू हो जाता है। अगर आप क्या करते हो, एक ऐसी कंट्री में जाके टैक्स पे करके आ जाते हो, अभी सेक्शन नंबर 91 की बात कर रहे हैं, 90 और 90A हो गया, बस इतना ही था। सेक्शन नंबर 91 के ऊपर ही क्वेश्चन बनेंगे, 90A पे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। फाइनल CA फाइनल में वो इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला जो सब्जेक्ट है जो मैं कभी रेफर करता हूँ, बहुत ही इन डिटेल इंटरनेशनल टैक्स इसमें सिखाते हैं, वहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये इसकी बहुत डिमांड होती है, ये वाले सेक्शन नंबर 91 की। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको फटाफट करा दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप्स क्या है वो बता दूंगा, तो आपका हर क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट करें। यस सर, यहाँ पे आपका क्या बोलने का मतलब है, मैं समझो ऐसी कंट्री में जाके इनकम कमा के आया और वहां पे जाके टैक्स जमा भी करा के आया, क्योंकि टीडीएस कट जाता होगा ना, टैक्स जमा करा के आ गया जहां पे इंडिया का और वो कंट्री का क्या नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है। अगर ऊपर तो हम लोग क्या देख रहे थे, दोनों का एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट में जो हिसाब दिया है वो हिसाब से हम क्या कर लेंगे, बेनिफिट ले लेंगे। समझो एग्रीमेंट ही नहीं है तो क्या करेंगे, वहां पे क्या होगा हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले ये पूरा पार्ट वही लिखा है, क्या करेंगे मैंने नीचे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, वहां से देख लेंगे। इन केस ऑफ असेसी स्टेटेड अबव, जो भी ऊपर समझो पाकिस्तान में जाके, ये वाला वही पॉइंट है कि समझो आप क्या करते हो, पाकिस्तान में जाते हो, पाकिस्तान से एग्रीकल्चर ऑपरेशन से आपकी कुछ इनकम होती है, करेक्ट है। पाकिस्तान के साथ समझो इंडिया का क्या नहीं है, DTAA नहीं है, तो रिलीफ कैसे मिलेगा, जो आप पाकिस्तान में टैक्स पे करके आ गए वो, और जो आपका इंडियन टैक्स रेट है, दोनों में से लोअर अमाउंट है उतना आपको क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। सिंपल है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांस है। अभी जो नीचे आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक अलग ही पॉइंट है, पाकिस्तान से सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम। बेसिकली क्या था, पहले तो इंडिया पाकिस्तान अलग थोड़ी थे, एक ही तो कंट्री था पूरा। 1947 से पहले सब कुछ एक था, करेक्ट है। वो टाइम पे यहाँ पे समझो मैं मुंबई में बैठा हूँ, पर हो सकता है ना मेरे एंसेस्टर की ज़मीन हो वो यहाँ पे कहीं पे लाहौर वगैरह जो भी है वहाँ पे कहीं पे हो, करेक्ट है। फिर अचानक बोल दिया कि ये देश अलग है, ये देश अलग है, ठीक है, तो अभी वो जमीन थोड़ी इधर से उधर आ सकती है, जमीन तो उधर ही रहेगी, करेक्ट। तो वो जमीन, अभी ज्यादातर जमीन पे तो अगर रियल लाइफ देखे तो कब्जे हो गए, पर कोई फॉर एग्जांपल पड़ी हुई है जमीन और वहां पे खेती वेती हो रही है और वहां से इनकम आ रही है, तो वो इनकम के ऊपर रिलीफ की बात हो रही है और वहां पे टैक्स जमा होकर आ रही है, तो जो टैक्स एक्चुअली पे कर दिया पाकिस्तान ने और अमाउंट जो कंप्यूट हो रहा है इंडियन टैक्स रेट के हिसाब से, दोनों में से लोअर आपका क्या हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा। सिंपल है, यस सिंपल। मतलब ये तो अजीब सा एक पॉइंट डाला हुआ है। अभी ये मेन चीज है। अभी मैंने अभी तक आपको क्या बताया, अभी तक मैंने आपको बताया है कि आप एक कंट्री में हो, इंडिया में, आप फॉरेन गए कोई ऐसी कंट्री के साथ जिसका इंडिया के साथ DTAA नहीं है, DTAA नहीं है, आप क्या करके आए, वहां से इनकम अर्न करके आए, समझो 1 लाख रुपया, उसके ऊपर 30,000 रुपया TDS डिडक्ट करके आ गए। इंडिया में आपके पास कितना पैसा है, 70,000 रुपया है। अभी ये TDS का रिफंड आप ले नहीं पा रहे हो, क्यों नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि दोनों का एग्रीमेंट नहीं है। तो ये 30,000 पे तो जो TDS कटा वो कटा, अभी गवर्नमेंट बोली है कि 1 लाख पे फिर टैक्स दो यहाँ पे, क्योंकि आपकी 1 लाख इनकम हुई है, तो ये तो गलत है ना। तो यहाँ पे जो रिलीफ की बात हो रही है वो ये वाले रिलीफ की बात हो रही है। तो रिलीफ के लिए सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 में आपका जो भी इंडियन इनकम है प्लस जो भी फॉरेन इनकम है, इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम, इसके ऊपर आप नॉर्मल जो भी इंडिया का कानून है उसके हिसाब से क्या करो, टैक्स निकाल दो।
इंडिया का कानून अपने को टैक्स निकालना आता है, 2.5 लाख तक कितना होता है, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख के ऊपर जो भी टैक्स रेट होता है, एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाला है, 10 मिनट में पूरा टैक्स रेट आपका हो जाएगा अगर आपने पहले नहीं पता तो। करेक्ट है, इंडियन कंपनी प्लस फॉरेन कंपनी है, फॉर इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम के ऊपर आपको क्या करना है, इंडिया के टैक्स लॉ के हिसाब से सबसे पहले स्टेप 1 में क्या कर देना है, टैक्स निकाल देना है। स्टेप 2 में क्या करना है, जो भी आपका टैक्स का अमाउंट आया उसको डिवाइड करो आपकी टोटल इनकम से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो ये क्या आ गया, एवरेज रेट आ गया। एवरेज टैक्स रेट क्या होगा, आपका जो टैक्स अमाउंट है डिवाइड बाय टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। स्टेप 3 में क्या करना है, जो फॉरेन में टैक्स रेट क्या था वो चेक करो, क्वेश्चन में दिया रहेगा, समझो 30,000 टीडीएस कटा 1 लाख पे तो 30% टीडीएस है, 30% ले लिया। स्टेप 4 में क्या करना है, ये एवरेज रेट को भी मल्टीप्लाई करो, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एवरेज रेट को भी सर मल्टीप्लाई करना है डबली टैक्स इनकम से, मतलब ऐसी इनकम जो 2 बार टैक्स हो रही है, और ये 30% को भी मल्टीप्लाई करना है डबली टैक्स इनकम से, ऐसी इनकम जो 2 बार टैक्स हो रही है। करेक्ट है, तो ये जो अमाउंट आया इसमें से जो दोनों में से लोअर अमाउंट होगा वो आपको क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, कोई इतना मगजमारी नहीं है, क्वेश्चन करेंगे समझेगा। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है, टोटल इनकम जो है उसके ऊपर टैक्स निकाल दो। स्टेप 2 में क्या करना है, जो टैक्स आया उसको डिवाइड करो आपकी टोटल इनकम से। थर्ड क्या करना है, फॉरेन का टैक्स रेट क्या है वो निकालो। चौथे में जो आपकी ऐसी इनकम है जो डबली टैक्स हो रही है, 2 बार टैक्स हो रही है, उसको पहली बार मल्टीप्लाई करो फॉरेन की टैक्स रेट से, दूसरी बार मल्टीप्लाई करो एवरेज टैक्स रेट से, दोनों में से लोअर आएगा उतना आपको रिलीफ मिल जाएगा। क्लियर है, यस सर। फिर इसके नीचे आगे एग्जांपल है वो देखते हैं। डबल टैक्सेशन का मतलब क्या होता है सर, 2 बार टैक्स लगना डबल टैक्सेशन होता है, इससे ज्यादा मत जाना। 2 तरीके के डबल टैक्सेशन होते हैं, जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन होता है और इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन होता है। तो पहला डबल टैक्सेशन कब होगा, जब एक ही इनकम के ऊपर, सेम इनकम के ऊपर एक से ज्यादा जुरिस्डिक्शन क्या कर रहा है, एक से ज्यादा कंट्री क्या कर रहा है, टैक्स लगा रहा है, तो उसको जुडिशियल या जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन बोला जाएगा। और इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन कब बोला जाएगा, जब इनकम एक है पर ये 2 लोगों के हाथ में टैक्स लग रहा है, 2 लोगों के हाथ में टैक्स लग रहा है। यहां पे क्या था, एक ही आदमी के हाथ में 2 कंट्री में टैक्स लग रहा था, यहां पे एक इनकम पे ऊपर 2 लोगों पे टैक्स लग रहा है। एग्जांपल बताओ सर, पहले का एग्जांपल क्या हो सकता है, समझो मैं यहां पे इनकम अर्न कर रहा हूं, वही जो मैं ऊपर से एग्जांपल देते आ रहा हूँ, इंडिया का रेजिडेंट हूँ तो इंडिया में तो टैक्स भरना ही है, फॉरेन में 1 महीना गया कुछ कमा के लाया तो वहां पे भी टैक्स भर रहा हूँ और इंडिया में भी टैक्स भर रहा हूँ। ये तो हो गया नॉर्मल जुरिस्डिक्शनल वाला डबल टैक्सेशन। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन का मतलब क्या है, पहले डिविडेंड होता था, पता है, समझो एक फॉरेन में मेरी यूएस की कोई कंपनी है जिसमें मैंने शेयर होल्डिंग किया हुआ है, यूएस में अभी तक डीडीटी का कंसेप्ट है फॉर एग्जांपल, तो यूएसए वाले मुझे क्या करते हैं, यूएसए वाले मुझे भेजते हैं पैसा एज ए डिविडेंड, तो यूएसए में क्या हो जाएगा, डीडीटी पे करना पड़ेगा वो जो भी कंपनी रहेगा उसको, और यहाँ पे मैं शेयर होल्डर हूँ तो मुझे गवर्नमेंट को एज ए नॉर्मल इनकम पे टैक्स जमा कराना पड़ेगा। तो इनकम तो एक ही है ना वो डिविडेंड के, एक टैक्स भर रहा है डीडीटी के ऊपर और एक टैक्स भर रहा है डिविडेंड के ऊपर। करेक्ट है, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन का मतलब क्या है, एक ही इनकम के ऊपर 2 लोगों के ऊपर टैक्स, और जुरिस्डिक्शनल वाले में क्या है, एक ही इनकम के ऊपर एक ही आदमी के हाथ में 2 अलग कंट्री में टैक्स। सिंपल, इतना इजीली कोई नहीं समझा सकता। उसका रीज़न है क्योंकि मैं 5-5 10-10 बार ये मर मर के पढ़ चुका हूं, तो भाई सब कुछ बैठा हुआ है, ठीक है। डबल टैक्सेशन रिलीफ, डबल टैक्सेशन रिलीफ 2 तरीके से मिल सकती है। पहला है यूनिलैटरल रिलीफ, ये कौन सा है सर, सेक्शन 91 वाला, जो ऊपर अभी मैंने फॉर्मूला स्टेप 1 स्टेप 2 बताया था ना, वो रिलीफ कब मिलेगा, अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो ही वो रिलीफ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कोई पर्सन है जो इंडिया का रेजिडेंट होना जरूरी है तो ही रिलीफ मिलेगा। दूसरा, जो इनकम है वो कहां पे एक्रू एंड अराइज हुई है, द सेम इनकम मस्ट बी एक्रू टू एंड रिसीव बाय टैक्स पेयर आउटसाइड इंडिया। वो इनकम कहां आउटसाइड इंडिया रिसीव हुई है, वो इनकम आउटसाइड इंडिया टैक्स भी हुई है और वहां पे कोई आपका एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है तभी वो पिक्चर में आएगा ना। और चौथा, आपने वहां पे टैक्स भर भी दिया है। वापिस एक बार पढ़ो, मैं 2 मिनट पानी पीता हूं। देखो बहुत सिंपल है, आप फॉरेन से आप इंडिया के रेजिडेंट हो, आपने फॉरेन से कोई इनकम अर्न की है, करेक्ट है, उसके ऊपर आपने टीडीएस जमा कराया है, टैक्स पे किया है,
करेक्ट है, वो वहाँ की टैक्सेबल इनकम थी। इंडिया का और वो कंट्री का कोई टैक्स ट्रीटी नहीं है, करेक्ट है, तो वो क्या हो जाएगी, उसके ऊपर आपको रिलीफ मिल जाएगा, यूनिलैटरल रिलीफ। बायलैटरल रिलीफ तो देखो कैसा है, बायलैटरल रिलीफ तो आपका कंट्री और यूएस का कंट्री दोनों मिलके दे रहे हैं एक दूसरे को रिलीफ, करेक्ट है, तो उसमें दो मेथड दी हुई है, उसमें कुछ स्टेप वगैरह नहीं है, उसमें कानून में लिखा रहेगा ऐसे रिलीफ दिया जाएगा, तो या तो एग्जेम्पशन मेथड से रिलीफ दिया जाएगा या क्रेडिट मेथड से रिलीफ दिया जाएगा। एग्जेम्पशन मेथड का मतलब क्या है, नाम ही देखो ना, एग्जेम्प्ट कर देंगे। एक कंट्री बोलेगा मैं टैक्स लूंगा, दूसरा कंट्री बोलेगा मैं क्या कर दूंगा, टैक्स नहीं लूंगा, इसको एग्जेम्पशन मेथड बोला जाएगा। क्रेडिट मेथड का मतलब क्या है, पहले दोनों कंट्री टैक्स लेंगे, फिर जो रेसिडेंस वाला कंट्री है वो क्या कर देगा, क्रेडिट दे देगा, कोई भी तरीके से जो भी वो DTAA में लिखा रहेगा उस हिसाब से क्या कर देगा, वो क्रेडिट दे देगा। ये इलस्ट्रेशन है, चलो देखते हैं। मिस्टर अनुज अ इंडिविजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रीवियस ईयर में उसको प्रोफेशनल फीस मिलता है 1,70,000 रुपया ऑन 7th of August एंड 2,55,000 ऑन 15th of March फॉर रेंडरिंग सर्विस इन पाकिस्तान ऑन विच TDS इज डिडक्टेड 75,000. He incurred rupees 2,60,000 as expense for earning that fees. He paid 90,000 towards PPF. His income from other sources is 3,60,000. टैक्स लाइबिलिटी और रिलीफ निकालना है सेक्शन नंबर 91 से। सेक्शन नंबर 91 साफ बोल दिया मतलब तो हम समझ जाते हैं ना, सेक्शन नंबर 91 में बोल दिया है मतलब बाकी सब कंडीशन वो सेटिस्फाई करता रहेगा, वो इंडिया का रेजिडेंट रहेगा, वहां पे एग्रीमेंट नहीं रहेगा, वहां पे उसने इनकम अर्न किया रहेगा, वहां का क्या रहेगा, टैक्स पे कर दिया रहेगा, करेक्ट है। स्टेप 1 में मैंने क्या बोला था, इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम के ऊपर क्या करो, टैक्स निकालो। सर इंडियन इनकम कितना है, 3,60,000 रुपए, 3,60,000। फॉरेन का सर इनकम कितना है, एक तो ये 1,70,000, एक ये 2,55,000 और उसके ऊपर ये जो TDS है ये भी तो ऐड हो जाएगा। TDS भी तो आपका इनकम होता है ना, लास्ट में आपको डिडक्शन मिलता है। ये TDS क्या है, ये आपको इतना मिल गया है TDS काट के, मतलब TDS भी तो इसके अंदर इंक्लूड होगा, करेक्ट है। तो ये जो 2,55,000 प्लस 1,70,000 प्लस 75,000 विल बी 5 लाख रुपीज। ये तो 5 लाख रुपया आपका क्या है, इनकम है। पर ये इनकम को अर्न करने के लिए आपको 2,60,000 रुपए का खर्चा भी करना पड़ा है, करेक्ट है। तो ये लेस होगा, बिल्कुल होगा। इंडिया के कानून के हिसाब से टैक्स निकालना है। अगर आपको इनकम को अर्न करने के लिए कुछ खर्चा करते हो तो भाई PGBP में वो जेन्युइन खर्चा है तो अलाउड होगा। यहाँ पे हम लोग यही मानेंगे कि वो जेन्युइन खर्चा है। तो यहाँ पे 3,60,000 प्लस ये 2,40,000, 3,60,000 प्लस 2,40,000 आपका इनकम आ गया 6 लाख रुपया। ये इनकम कौन सा है, GTI है। इसमें से सर क्या लेस होगा, डिडक्शन लेस हो जाएगा। एक डिडक्शन है PPF का, 90,000 का पेमेंट किया है, 1.5 लाख रुपए तक आपको क्या अलाउड होता है, PPF अलाउड होता है, करेक्ट है। तो 90,000 यहाँ पे अलाउड हो जाएगा। 5.10 लाख आपका क्या आ गया, इनकम आ गया। टैक्स निकाल दो सर, अप टू 2,50,000 कोई टैक्स नहीं है। 2,50,000 से लेके 5 लाख तक, मतलब 2,50,000 पे 5% टैक्स आएगा और नेक्स्ट 10,000 पे कितना टैक्स आएगा सर, 20% टैक्स आएगा। तो टोटल टैक्स आ जाएगा आपका 12,500, एक सेकेंड, 12,500 प्लस 10,000 पे 20%, 14,500 टैक्स आएगा। प्लस उस पर ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%, 580। तो 580 प्लस 14,500 टैक्स विल बी 15,080, करेक्ट। स्टेप 1 हो गया अपना। स्टेप 1 में मैंने क्या बोला था आपको, स्टेप 1 में हम लोग को निकालना है जो आपका इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम दोनों के ऊपर टैक्स निकाल दो। स्टेप 2 में क्या करना है, एवरेज रेट निकालना है। मतलब 15,080 टैक्स आया है, उसको डिवाइड करो 5,10,000 से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, एवरेज रेट आ गया। स्टेप 3 में फॉरेन का टैक्स रेट निकाल दो। फॉरेन का टैक्स रेट कितना है, 75,000 का इनकम है, टैक्स लगा है ऑन रुपीज 5 लाख, करेक्ट है। 5 लाख, 5 लाख के इनकम के ऊपर कितना टैक्स लगा है, 75,000। तो 75,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100,
ये क्या आ गया, थर्ड स्टेप आ गया। स्टेप 4 में अभी आपको क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो भी रेट आएगा एक्स, इसको मल्टीप्लाई करना है ये टैक्स रेट को किससे, जो इनकम 2 बार टैक्स हो रही है। कौन सी इनकम 2 बार टैक्स हो रही है, ये 2,40,000 रुपए है, वो 2 बार टैक्स हो रहा है, क्योंकि 2,60,000 तो खर्चा मिल गया ना, करेक्ट है। इंडिया में 2,60,000 थोड़ी टैक्सेबल हो रहा है, सिर्फ 5 लाख में से 2,40,000 टैक्स हो रहा है इंडिया में भी, और 2,40,000 टैक्स हो रहा है फॉरेन में भी, करेक्ट है। तो ये 2,40,000 को मल्टीप्लाई करो एक्स से, और ये 2,40,000 को मल्टीप्लाई करो वाई से, जो लोअर अमाउंट होगा उतना आपको क्या मिल जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो ये जो आपका मॉड्यूल है, अभी मेरे को इतना इसने कंफ्यूज कर दिया, ये जो 5,10,000 रुपीज है, आई डोंट नो ये लोग ने इस पर टैक्स 13,000 कैसे क्या एजम्पशन लेके निकाला है। अप टू 2.5 लाख 0% टैक्स होता है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5% टैक्स होता है, दैट विल बी 12,500, और 5 लाख से लेके 10 लाख तक, 5 लाख से लेके 10 लाख तक अपने केस में जो 10,000 का अमाउंट है उसके ऊपर 20% टैक्स लगता है, दैट विल बी 2,000, तो टोटल टैक्स 14,500 आएगा, और उसके ऊपर हेल्थ आ जाएगा, सेस आ जाएगा 4%, जो कि हम लोग ने ऊपर निकाला था। तो ये 13,520 ना होके जो हम लोग ने निकाला था वो होगा। तो बस ये इतना टैक्स निकाल दिया। उसके बाद क्या करना है, रिलीफ का कंपटीशन करना है। डबल टैक्स इनकम कितना हो रहा है, 2,40,000 हो रहा है। टोटल इनकम कौन सा है, फॉरेन का 5 लाख है। 5 लाख में से फॉरेन में पूरा 5 लाख टैक्सेबल हो रहा है, करेक्ट है। इंडिया में कितना टैक्सेबल हो रहा है, इंडिया में 5 लाख माइनस 2,60,000 जो खर्चा है उतना ही टैक्सेबल हो रहा है। तो डबल टैक्स इनकम कितना है, 2,40,000 है सर, बिल्कुल 2,40,000 है। इंडिया का इनकम कितना है, इतना है। टैक्स से गलत निकाला है, टैक्स जो एक्चुअल रहेगा वो, करेक्ट। और फॉरेन में कितना टैक्स पे किया है, 75,000 पे किया है। फॉरेन में असेस इनकम कितना है, 5 लाख है। तो 75,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, ये स्टेप अपना कौन सा था, 3 था। स्टेप 2 में इंडिया का टैक्स अपॉन टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, और जो 2,40,000 है उससे दोनों क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे ये रेट ना निकाल के ये लोग ने पूरा फॉर्मूला ही यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, पर वो रेट निकालो, बहुत सिंपल हो जाएगा। और जितना दोनों में से लोअर आएगा वो आपको क्या मिल जाएगा, यहां पे रिलीफ मिल जाएगा, करेक्ट है। यहां पे देखो 6262 लिखा है, यहां पे क्या लिखा है, 6362 लिखा है। अभी भाई ठीक है इतना बड़ा इंस्टीट्यूट हो गया, कुछ नहीं बोल सकते। नेसेसिटी ऑफ DTAA, भाई DTAA की जरूरत क्यों है, क्योंकि दो कानून में दो देश में दो अलग कानून होते हैं, उनके दो अलग रूल होते हैं। अक्रूवल का किसका सिस्टम होता है, किसका रिसिप्ट का सिस्टम होता है, किसका रेसिडेंशियल स्टेटस, में अलग अलग कानून होते हैं। तो उसकी वजह से अलग अलग देशों के बीच में ज़रूरत होती है। ये फ्रिक्वेंटली अवॉइड करता है क्या, डबल टैक्सेशन इज अवॉइड हो जाता है बाय DTAA, अगर दो कंट्री क्या करती है, एंटर करती है। ये सब थियरी है, ये क्या करता है, एलिमिनेट करता है, मिटिगेट करता है जो डबल टैक्सेशन होता है उसका। कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है इनकम की या टैक्सेबिलिटी की, उसके हिसाब से ज़रूरत है। अगर DTAA ना हो तो क्या हो सकता है, एक ही इनकम के ऊपर सिर्फ एक टैक्स ले सकती है, दोनों कंट्री ले सकती है, या दोनों भी नहीं ले सकती, या दोनों माफ़ हो सकती है, या एक कंट्री लेगी, या दोनों टैक्स ले सकती है। तो ये सब चीज़ों के लिए क्या हो सकता है, DTAA ज़रूरी है भाई, थियरी है, पढ़ लो टाइम मिले तो, बाकी कोई नहीं। ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स ट्रीटी, अभी आते हैं ये। तो अभी तक मैं जितना मैंने कराया है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी तो बस ज्ञान है, थियरी है पूरा। तो ये जितना पार्ट मैंने अभी कराया है ये पार्ट 1 करके मैं अपलोड कर देता हूँ, ताकि आपके पास फटाफट मिल जाए, और ये सेकेंड पार्ट आज ही आपको मिल जाएगा। ओके।